इजराइल और गाजा में सीज फायर का उल्लंघन लगातार हो रहा है। पर अब जेडी वेंस के बाद अमेरिका ने विदेश मंत्री मार्को रूबियो को इजराइल भेजा है, लेकिन यह मसला सुलझता तो नजर नहीं आ रहा है और डोनाल्ड ट्रंप बैकफुट पर भी नजर आ रहे हैं। अब अमेरिका इस इजराइल को कैसे संभालेगा, यह भी सवाल देखने को मिल रहा है। जी अनामिका जी, बड़ा अच्छा प्रश्न है आपका। देखिए, सबसे पहली बात है, जब सीज फायर हुआ हफ्ता नहीं चला तो खमेनी ने तंज मारा, बोला यार तेरी औकात हमें पता है, तुमने क्या किया हमें सब पता है। पुतिन ने बोल दिया भैया हमारे पास तुमसे मिलने का टाइम ही नहीं है, हमारी टाइम खोटी मत करो। बिल्कुल ऐसा ही बोला रशिया ने। अब ये आदमी जब इसे लगा कि सीज फायर हिला, क्योंकि इसकी कल हमने बात की थी, ये सऊदियों के साथ मिलिट्री डील कर रहा। सऊदियों ने कहा भैया ये मसला संभालो, अगर ये हिल गया पूरे मिडल ईस्ट जल पड़ेगा। तो इसने क्या किया, पहले अपने जमाई जेराल्ड कुशनर को, और जो इसका दलाल मित्र है, कहना तो यही चाहिए, विटकॉफ, उसको भेजा। बात नहीं बनी। जेडी वेंस को भेजा। जब जेडी वेंस वहां गए और वहां उन पे आरोप लगे थे बेंजामिन नेतन्याहू पे, जो हमने परसों बात की थी, भाई आपने ये देश अमेरिका को भेज दिया है, आप अमेरिका के गुलाम हो और अमेरिका के कहने पे सीज फायर हो रहा जो इसराइल के हक में नहीं है। वहां की सारी अपोजिशन पार्टियां मिल गई, बोलता भाई साहब अगर आपसे सत्ता नहीं संभल रही आप उतारो, हम बैठते हैं। इतना हुआ, परसों हमारे बेंजामिन नेतन्याहू, जिनकी मैं बड़ी इज्जत करता हूँ, ऑलमोस्ट रो पड़े। कह रहा है यार ये तो मैं ही हूं जितना अब तक संभाला, वरना ये भी नहीं संभाले थे। अब जेडी वेंस आते तो पूरे टेल अवीव का ट्रैफिक बंद होता। सबसे पहले जाते हैं ये नॉर्थ में, साउथ में एक जगह है जहां कमांड एंड कंट्रोल सेंटर है इसराइल और अमेरिका का, वहां जाते हैं। अब ये बुधवार को आते हैं बेंजामिन नेतन्याहू से मिलने। अब उस कमांड एंड कंट्रोल सेंटर में अभी फ्रांस, जर्मनी, यूके और जॉर्डन के सिपाही ऑलरेडी हैं, तो वो सिपाही वहां पहुंच चुके हैं। फिर ये मिले बेंजामिन नेतन्याहू से। जब ये बेंजामिन नेतन्याहू से मिले तो प्रेस ब्रीफिंग हुई। प्रेस ब्रीफिंग में सीधा सीधा पूछा गया, बोलो आप इसराइल को क्या समझते हो, आपके आपके उंगली की नीचे वाली चींटी है हम, आपके गुलाम हैं क्या हम, आपके पट्टे हैं हम क्या, आप बोलो उठो उठो तो बैठो। भाई हम आपके अलाई हैं, हम एक सॉवरन नेशन है, हम आपके गुलाम नहीं, हम आपके वेसल स्टेट, जो इंग्लिश में वर्ड किया जाता, हम आपके वेसल स्टेट नहीं है। आप बोलो उठो तो उठो, बैठो तो बैठो। मैं आपको कल ही कह रहा था कि इनको लगता है शायद इसराइल ना होके पाकिस्तान हो गया, ये मुल्ला मुनीर की मजलिस है, डॉलर फेंको और तमाशा देखो, मुजरा चालू रहेगा। उन्होंने कहा भाई ये नहीं चलेगा। तो वेंस को ऐसा वहां के प्रवक्ताओं, वहां के पत्रकारों ने, वहां के इंटेलेक्चुअल ने घेरा, वेंस को रख गया डर। कह रहा भाई यहां परिस्थिति कभी भी खरा टूट सकती है, क्योंकि इन्होंने बताया कि भाई ऐसा है, हम बताएंगे आपको रिटेलिएशन कितना करना है। कल वेंस ने एक और बम फोड़ दिया। वेंस ने कहा कि मिडिल ईस्ट के बहुत से देश मुझसे कह रहे हैं अगर आप बोलो तो हम अपनी फौज गाजा में उतारेंगे और वो कहीं ना कहीं सीज फायर को मेंटेन करेगी। आप समझिए, तुर्किया का सिपाही गाजा में, इजिप्ट का सिपाही गाजा में, बेंजामिन नेतन्याहू को आग लग गई। कह रहा है यार मजाक चल रहा है, तुर्किया के सिपाही गाजा में उतारेंगे, ये इजिप्ट के सिपाही गाजा में उतारेंगे। जेडी वेंस से पूछा तुम अपने सिपाही उतारे हो, कह रहा नहीं अमेरिकन तो नहीं आएगा मरने, भैया हम नहीं आ रहे मरने, बाकी इन सबको उतारेंगे। अब ये इसराइल की पीठ में खंजर भोंकने का काम है, क्योंकि अभी आईडीएफ जो है, इसराइल डिफेंस फोर्स, वो हमास से लड़ रहा। कल आप इजिप्ट के, जॉर्डन के, तुर्किया के सिपाही खड़े करोगे, खास सब मुसलमान मुल्कों के सिपाही वहां खड़े कर दोगे। यानी कि आईडीएफ की समस्या अब हमास ही नहीं बल्कि उनके प्रोटेक्टर है। अब आप बोलोगे सुमित भाई प्रोटेक्टर कैसे? एक फोटो दुनिया भर में वायरल हो रही है, उस फोटो में तैयब अर्दोगन गले मिल रहा फील्ड मार्शल खालिद मशेल से, जो हमास का बड़ा लीडर है, इजिप्ट में छुपा पड़ा है, और साथ में खड़ा है और गले मिल रहा है इस्माइल हनिया, जिसको इसराइल ने ठोका था। अगर इस्माइल हनिया और खालिद मशेल से गले मिलने वाला तैयब अर्दोगन और इसका सिपाही अगर गाजा में आ गया तो ये तो हमास का रक्षक हो गया। तो इसराइल कह रहा भैया तुमने ये हमास के लिए क्या, तुमने प्राइवेट मलेशिया भेज रहे हो हमास की रक्षा के लिए, क्योंकि हमास कमजोर हो चुका है, लगभग खत्म हो चुका है। तो क्या अब तुम मुसलमान लोगों, मुल्कों के सिपाही गाजा में इसलिए उतार रहे हो ताकि वो हमास के पीएसओ बने, हमास के पर्सनल सिक्योरिटी ऑफिसर बने? तुमने हमें क्या समझ रखा? इसको लेके पूरे इसराइल में गतिरोध है, पूरे इसराइल में आक्रोश है। इतना हुआ उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में, मतलब बिल्कुल जेडी वंस, मतलब ना कहते हैं ना दामन बचा के भाग लिए। जेडी वंस ने तुरंत फोन लगाया ट्रंप को, कहना भाई साहब यहां तो मामला खराब है, यहां पूरी जनता में, सब पार्टियों में आक्रोश है, तुमने मैं समझ के रखा है। तब खबर आई कि अब मार्को रूबियो को मैदान में उतारा जाएगा, फ्राइडे को वो बेंजामिन नेतन्याहू से मिलेंगे। ये मार्को रूबियो का 1 या 2 महीने में तीसरा ट्रिप है इसराइल का। जब इतनी बड़ी समस्याएं हो रही, जब इतने लफड़े हो रहे, मतलब पहला तुम्हारा जमाई और तुम्हारा दोस्त दलाल फेल हुआ, फिर जेडी वेंस फेल हुआ, और अब तुम मार्को रूबियो को उतार रहे हो कि भैया किसी भी तरह से ये सीज फायर रोको, ये सीज फायर रहना चाहिए, हमारे अरब शेख हमसे नाराज ना हो, जो वहां से $1 ट्रिलियन आना हो, जो ट्रंप की कमीशन आनी है वो हिले ना।
ये सारा प्रकरण हो रहा है। तो ये मतलब बहुत विस्फोटक परिस्थिति है, और अगर ये सीज फायर टूटा तो ये पूरे मिडिल ईस्ट को जलाएगा। सबसे बड़ा घात जो अमेरिका ने किया, हम गाजा में हर मुसलमान मुल्क का सिपाही उतारेंगे पीस कीपर बन के। अरे पीस कीपर उतारना तो यूनाइटेड नेशंस के उतारेंगे ना। अब आप इजिप्ट के लोगों को गाजा में उतारोगे तो वो क्या हमास का मदद करेंगे या इजराइल की? हमास की मदद करेंगे। अब ये आपके तैयब अर्दोगन, तुर्किया का सिपाही गाजा में क्या इजराइल की मदद करेगा, हमास की मदद करेगा? हमास की मदद करेगा। अब कतार के सिपाही आएंगे जो हमास का भैया हेडक्वार्टर है, वो किसके लिए लड़ेंगे, किसकी मदद करेंगे? इजराइल को लग रहा भाई ये स्थिति काबू से बाहर हो रही है। कुछ ऐसी चीजें जो मीडिया में नहीं आती, और मुझे लगता है जेडी वंस को 2 लफ्जों में समझाया गया, भाई ये सब हमाकत मत करना, हम सबको ठोक देंगे, विल किल एवरीबडी। उन्होंने बिल्कुल इजराइल ने बोल दिया ये दबे लफ्जों में। इसीलिए जेडी वंस भाग गए और मार्को रूबियो को मैदान में उतारा जा रहा है। यानी कि स्थिति जो पहले हमास के साथ लड़ाई थी अनामिका जी, उससे कहीं ज्यादा विस्फोटक परिस्थिति अभी है। मतलब मैं हर तुम्हारे दुश्मन का सिपाही तुम्हारे बाजू में खड़ा करूंगा और यह हमास से तुम्हारा सीज फायर कराएगा। वाह साहब अमेरिका वाह। इसीलिए भारत कभी भी किसी थर्ड पार्टी को इन्वॉल्व नहीं करता। इसीलिए भारत कभी भी उम्मत के साथ नेगोशिएशन नहीं करता। इसीलिए भारत कहता कोई कश्मीर या किसी मसले में नहीं पड़ेगा, और पाकिस्तान के साथ मसला डिप्लोमेसी हो या मिलिट्री हो खुद सॉल्व करेंगे। क्यों? जब आप थर्ड पार्टियों को घुसाते हो, मतलब क्या? मतलब इनका यही था, जैसे पाकिस्तान हमेशा कहता है अमेरिका को घुसाओ, ओआईसी को घुसाओ। क्यों? कश्मीर के मसले का उम्मत की फुटबॉल बनेगा ये। जैसे आज ये उल्टे सीधे प्रपोजल आ रहे इजराइल में, कल हमारे पास भी आते। पर मैं सराहना करूंगा मोदी सरकार की और इसके पहले वाले सरकारों की भी, जिन्होंने कहा बायलैटरल, नो थर्ड पार्टी इंटरवेंशन। अब देखिए थर्ड पार्टी इंटरवेंशन से क्या होता है, मेरे बाजू में मेरे दुश्मन का सिपाही मेरी प्रोटेक्शन के लिए खड़ा। ये तो भाई ये तो 21वीं सदी का घटिया मजाक है।